अस्सलाम वालेकुम। 8051 माइक्रो कंट्रोलर सीरीज का फोर्थ लेक्चर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ 8051। Basically, a microcontroller is a programmable machine that one can program in order to perform the desired task. We can burn an application in a microcontroller, and microcontroller will perform that specific task for infinite duration. तो हम लोग एक माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं एक डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करने के लिए। इनफाइनाइट टाइम वो उस टास्क को रिपीट करता रहेगा और वही स्पेसिफिक एप्लीकेशन, वही स्पेसिफिक टास्क बार बार रिपीट करता रहेगा। अगर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर दो तरह की मेमोरी है, रोम मेमोरी होती है, रैम मेमोरी होती है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने के लिए। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बात करें तो ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग वी डोंट हैव टू केयर अबाउट द रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम का बेसिक पर्पस है वो कोड सेव करना जो हमने एग्जीक्यूट करना होता है, वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम लोग एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बर्न कर देते हैं। माइक्रो कंट्रोलर वही टास्क बार बार रिपीट करता रहता है। उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स यूज होते हैं जिन पे हमने पहले भी बात की थी फंक्शनल डायग्राम के अंदर, कि प्रोग्राम काउंटर स्टेप बाय स्टेप जीरो इंस्ट्रक्शन, जीरो मेमोरी लोकेशन से उठाता है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियली इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता रहता है। अगर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो रोम के बारे में, उसकी इंटरनल एड्रेसेस के बारे में, इंटरनल बस वर्किंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है एक प्रोग्रामर के लिए। लेकिन एक चीज जरूर कंसीडर करनी होती है रोम में कि रोम का एक स्पेसिफिक साइज है। जो भी हम लोग कोड राइट कर रहे हैं वो उस रोम की लिमिट को एक्सीड ना कर दे, हमारे माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी को एक्सीड ना कर दे। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करना होगा। उसके अंदर सिंपल कुछ बेसिक सी ट्यूनिंग के थ्रू हम लोग उसको एक रोम के स्पेस के अंदर फिक्स कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें रैम मैपिंग एक माइक्रो कंट्रोलर की जरूर पता होनी चाहिए। रैम मेमोरी स्पेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। हमें यह पता होना जरूरी चाहिए कि पेरिफेरल्स कौन कौन सी अवेलेबल है एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। तो रैम मैपिंग और अवेलेबल पेरिफेरल्स कौन कौन सी हैं, ये वो इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो कि प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले या एक माइक्रो कंट्रोलर से डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग वी ऑलवेज टॉक इन टर्म ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर के अंदर। रजिस्टर्स आपके पास बेसिकली मेमोरी लोकेशंस होती हैं। ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस आर कॉल्ड रजिस्टर्स। कुछ ऐसी मेमोरी लोकेशंस जिनको एक नाम दे दिया जाता है, एक एब्रीवेशन दे दी जाती है, उन एब्रीवेशंस के थ्रू रैम की मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस किया जा सकता है। रैम की मेमोरी लोकेशन पे उन रजिस्टर्स के नाम यूज करते हुए डाटा को सेव भी किया जा सकता है और वहां से डाटा को रीड भी किया जा सकता है। रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं बाय यूजिंग रजिस्टर्स। इसके अलावा अगर पेरिफेरल्स को एक्सेस करना है, किसी पोर्ट के साथ कम्युनिकेट करना है, किसी पोर्ट से डाटा पिक करना है, पोर्ट्स बेसिकली हमने पहले भी बात की थी, ये इंटरफेस होती हैं जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर को आउटर वर्ल्ड के साथ, इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करवाती हैं। अगर हमने इनपुट लेनी है यूजर से तो वो पेरिफेरल्स के थ्रू होगी, अगर हमने आउटपुट प्रोवाइड करनी है यूजर्स को तो वो पेरिफेरल्स के थ्रू होगी। तो रजिस्टर्स आपके पास बेसिकली डाटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर्स के थ्रू डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है और इंस्ट्रक्शंस को, जो कि इमीडिएटली सीपीयू ने यूज करनी हो। तो हम लोग असेंबली प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग कुछ बेसिक पार्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 8051 का सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर देखेंगे कि 8051 में रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, हम किन रजिस्टर्स के थ्रू अपनी बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो रजिस्टर्स डायरेक्टली इंटरफेस होते हैं सीपीयू के साथ। हमने फंक्शनल डायग्राम में भी देखा था कि रजिस्टर्स के थ्रू ही सारी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। रजिस्टर्स के बगैर ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है।
तो रजिस्टर्स रैम के अंदर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट मेमोरी लोकेशंस हैं, इनके थ्रू ही सारे टास्क एक सीपीयू के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। तो एक माइक्रो कंट्रोलर पे काम करने से पहले उसके रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, उनकी लेंथ कितनी है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमें रजिस्टर्स की पता होनी चाहिए। उसके लिए हमें रैम मैपिंग का अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली रजिस्टर्स रैम में ही हैं, तो किन लोकेशंस के ऊपर है। हमने भी जो डाटा सेव करना है वो भी रैम के अंदर सेव करना है, कहीं रजिस्टर्स और हमारा डाटा कन्फ्लिक्ट ना कर जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रैम मैपिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर काम कर रहे हों। दो डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स जो हैं वो एक माइक्रो कंट्रोलर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिनसे हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ रजिस्टर्स को कहा जाता है कॉमन रजिस्टर्स, जो कि प्रोसेसिंग, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। और कुछ बेसिकली आपके पास रजिस्टर्स कहलाते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, एसएफआरस। जब भी हमें कुछ पेरिफेरल्स को, पोर्ट्स को, कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटीज को यूज करना होगा, उनकी सेटिंग्स को डिफाइन करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए जो रजिस्टर यूज किए जाएंगे वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होंगे। तो कुछ रजिस्टर्स होते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, कुछ रजिस्टर्स होते हैं कॉमन रजिस्टर्स। ये सारे के सारे रजिस्टर्स बेसिकली एक रैम के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के। तो रैम मैपिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग कोड को एक परफेक्ट वे में लिख सकें, हम लोग एक माइक्रो कंट्रोलर के रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज कर सकें और अपने डिजायर्ड टास्क को इन रजिस्टर्स के थ्रू परफॉर्म करवा सकें। तो जिस तरह अभी हमने बात की, रैम 2 टाइप के रजिस्टर्स कंटेन कर रहा होता है। रैम के अंदर 2 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, एसएफआरस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स या कॉमन रजिस्टर्स। कॉमन रजिस्टर्स का पर्पस है बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, और एसएफआर का पर्पस है पेरिफेरल्स के साथ डील करना, पोर्ट्स के साथ डाटा पिक करना, पेरिफेरल्स की सेटिंग्स को डिफाइन करना। ये सारा कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जितने लॉजिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करना है, ये सारे ही रैम रजिस्टर्स के थ्रू होगा। कुछ उसमें से स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होंगे और कुछ उसमें से जनरल पर्पस या जिनको कॉमन रजिस्टर्स कहा जाता है वो होंगे। और माइक्रो कंट्रोलर कोई भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना चाहता है वो रैम रजिस्टर्स के थ्रू ही होगी। रैम रजिस्टर्स को अंडरस्टैंड किए बगैर, उनकी प्रॉपर्टीज को जाने बगैर हम लोग एक माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, टॉप लेयर्स पे हम लोग एक सैंपल देख सकते हैं कि रैम के अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ पेरिफेरल्स भी हैं हमारे पास, ये वो स्पेशल फंक्शनैलिटीज हैं जो माइक्रो कंट्रोलर परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल 8051 में ही हमने देखा था कि कुछ टाइमर्स होते हैं, सीरियल की पोर्ट होती है, कुछ इनपुट आउटपुट की पोर्ट्स होती हैं। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स आपके पास यूज किए जाते हैं इन स्पेशल फंक्शनैलिटीज, टाइमर, सीरियल, पोर्ट्स के साथ डील करने के लिए। ये आपके पास हर पेरिफेरल को यूज करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी रजिस्टर्स होते हैं जो कि किसी पेरिफेरल्स के साथ ज्वाइन नहीं होते, लिंक नहीं होते, इनको कॉमन टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो जो कॉमन रजिस्टर्स हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ये बेसिकली जो किसी पेरिफेरल के साथ लिंक नहीं है, इनको लॉजिकल और अर्थमेटिक प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली जो कॉमन रजिस्टर्स होते हैं ये हाई इन नंबर्स होते हैं कंपेयर टू एसएफआरस। तो इसीलिए एसएफआरस को नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए यूज करना प्रेफरेबल नहीं है। बेहतर है कॉमन रजिस्टर्स के थ्रू ही सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएं और एसएफआर को रिजर्व रखा जाए सिर्फ उनकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाने के लिए। तो बेसिकली कुछ रजिस्टर्स पेरिफेरल्स के साथ लिंक्ड हैं, कुछ रजिस्टर्स ऐसे हैं जो पेरिफेरल्स के साथ लिंक नहीं है, वो जनरल पर्पस हैं, कॉमन हैं, जिनको हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग 8051 के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करें तो 8051 के अंदर देयर आर न्यूमरस रजिस्टर्स, but they are all of 8-bit registers.
8 बिट रजिस्टर्स का मतलब क्या है कि एक रजिस्टर के अंदर टोटल 8 बिट्स होंगी। यहां पर हम देख सकते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट D0 कहलाएगी और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट D7 कहलाएगी। 8 बिट का मतलब यह है कि इसके अंदर जो नंबर सेव किए जा सकते हैं वो 2⁸8 0 से 255 के दरमियान सेव किए जा सकते हैं। तो ये कॉमन रजिस्टर्स हैं जो कि 8051 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनके अंदर प्रोग्राम काउंटर पे हमने बात की है। प्रोग्राम काउंटर हम लोग नॉर्मली अपनी कैलकुलेशंस में यूज नहीं करते। ये आपके पास एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। ये सीपीयू इवन ये विजिबल भी नहीं होता। सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को पिक करने के लिए एक रोम मेमोरी से प्रोग्राम काउंटर को यूज करता है। बाय डिफॉल्ट 0 होता है और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जाती हैं प्रोग्राम काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट होता जाता है। यहां पर हम लोग एक डेटा पॉइंटर रजिस्टर देख सकते हैं जो कि 16 बिट का रजिस्टर है, लेकिन जैसे कि पहले बात हुई 8051 का आर्किटेक्चर 8 बिट का है। इसमें सारी इंस्ट्रक्शन सारा डाटा 8 बिट की फॉर्म में हैंडल किया जाता है। तो ये रजिस्टर है तो 16 बिट का, लेकिन ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है 8 बिट्स की। फर्स्ट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट इसके अंदर कहलाती है DPL डाटा पॉइंटर लो बाइट, और हाई बाइट कहलाती है DPH डाटा पॉइंटर हाई बाइट या हाई बाइट ऑफ डाटा पॉइंटर। तो डाटा पॉइंटर 16 बिट का रजिस्टर है। इसका यूज हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। ये दो 8 बिट के रजिस्टर से मिलकर टोटल 16 बिट का रजिस्टर बनता है। इसके अलावा हम लोग कुछ कॉमन रजिस्टर्स देख सकते हैं A, B, एक्यूमुलेटर बेस, R0, R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये वो कॉमन रजिस्टर्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। तो 8051 की अगर रैम मैपिंग की बात की जाए, 8051 के अंदर टोटल 128 बाइट्स होती हैं। 128 बाइट की टोटल रैम है 8051 के अंदर। अगर हम लोग बात करें कि टोटल एड्रेस बिट्स कितनी होंगी, तो 2⁷7 हमारे पास 128 बनता है, जिसका मतलब है टोटल 7 एड्रेस बिट्स होंगी इसकी रजिस्टर लोकेशंस की। तो अगर हम लोग 7 बिट्स की बात करें तो 7 0 से लेकर 7 1 तक, जो कि हेक्साडेसिमल में बनता है 00 से 7F तक, इसके एड्रेसेस बनेंगे। ये टोटल 128 एड्रेस बनेंगे जो कि हेक्साडेसिमल में 00 से 7F तक रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यहां पर हम लोग टोटल रैम मैपिंग देख सकते हैं। 8051 की टोटल रैम को डिफरेंट पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट 8 बाइट हैं 00 से 07 तक, ये रजिस्टर बैंक 0 की मेमोरी लोकेशंस हैं। जब भी हम लोग 00 लोकेशन के ऊपर कोई डाटा सेव करेंगे तो इसका मतलब R0 लोकेशन के ऊपर डाटा सेव किया जा रहा है। R0 वही रजिस्टर है जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था। या मैं इस तरह से कहूं कि अगर हम लोग R0 में कुछ भी सेव करते हैं तो बेसिकली रैम की 0 लोकेशन के ऊपर डाटा को सेव कर रहा होगा। इसी तरह अगर हम लोग R7 में कोई डाटा सेव करते हैं तो इसका मतलब रैम की 7th लोकेशन के ऊपर डाटा को सेव किया जा रहा होगा। तो टोटल 32 लोकेशंस 00 से लेकर 1F तक, टोटल 32 बाइट्स, 32 1 बाइट की लोकेशन रजिस्टर बैंक्स और स्टैक के लिए यूज की जाती है 8051 के अंदर। रजिस्टर बैंक का क्या मुराद है ये भी हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने रजिस्टर्स जो देखे हैं वो A, B, R0 से R7 तक डाटा पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर देखे हैं जो कि कॉमन रजिस्टर्स हैं। तो 32 बाइट्स के अंदर टोटल 4 रजिस्टर बैंक हैं और हर रजिस्टर बैंक 8 बाइट का है। 8 into 4 टोटल 32 बाइट्स ये बनती है। इसके बाद 16 बाइट 20 से लेके 2F तक नेक्स्ट 16 कंसेक्टिव लोकेशन बिट एड्रेसेबल रीड राइट मेमोरी कहलाती हैं। ये बिट एड्रेसेबल रैम भी कहलाती है। इसका क्या मतलब है ये भी हम लोग फॉलोइंग स्लाइड्स में देखेंगे, अपकमिंग स्लाइड्स में, कि बेसिकली इस रैम इन लोकेशंस के ऊपर बाइट की फॉर्म में भी डाटा सेव किया जा सकता है और इनकी इंडिविजुअल बिट्स के साथ भी डील किया जा सकता है, जो कि एक एडिशनल फीचर है किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का। इसके बाद टोटल 80 बाइट 30 से लेकर 7F तक स्क्रैच पैड एरिया कहलाता है या स्क्रैच पैड रैम कहलाता है।
ये बेसिकली रीड और राइट स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स के अलावा अगर हम लोग कोई वेरिएबल यूज करते हैं, जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग में काम करेंगे, हमने इंट नम, इंट काउंट कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो बेसिकली स्क्रैच पैड रैम के अंदर सेव किया जा रहा होता है। तो टोटल 128 बाइट की 8051 की रैम मेमोरी है, जिसको डिफरेंट पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। 00 से 1F तक टोटल 32 बाइट रजिस्टर बैंक्स के लिए और स्टैक के लिए यूज की जाती है। 08 से ऑनवर्ड लोकेशन को रजिस्टर बैंक और स्टैक दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। अभी इस पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट 16 बाइट 20 से 2F तक बिट एड्रेसेबल रैम कहलाती है और नेक्स्ट 80 बाइट 30 से 7F तक स्क्रैच पैड रैम कहलाती है, जो कि वेरिएबल्स के अंदर डाटा सेव या स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल यूजर डिफाइन करेगा उसकी स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। तो रजिस्टर बैंक क्या है? अगर हम लोग अभी यहां पर हम लोग सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं असेंबली की, हमने यहां पर कमांड देख सकते हैं, हमने लिखा है move r0, #99h move r1, #85h। बेसिकली h का मतलब है हेक्साडेसिमल वैल्यू और हैश का मतलब है ये डाटा की वैल्यूज है, कोई एड्रेस नहीं है। ये कमांड्स करेंगी क्या? ये 99 की वैल्यू को उठा के R0 के अंदर सेव कर देंगी, जो कि रैम की बेसिकली 0th लोकेशन है, और 85H हेक्सा वैल्यू को उठा के R1 के अंदर सेव कर देगी, जो कि बैंक 0 की सेकंड लोकेशन है, जिसका एड्रेस 1 है। तो अगर हम लोग R0 में कुछ मूव कर रहे हैं तो बेसिकली ये रैम लोकेशन की 0 लोकेशन पे जाके सेव हो रहा है, और अगर हम लोग R1 में कुछ सेव कर रहे हैं तो बेसिकली ये रैम लोकेशन के 1 एड्रेस के ऊपर जाकर वैल्यूज को सेव कर रहा है। तो ये तो हमारे पास 8 रजिस्टर्स हो गए R0 से R7 तक। लेकिन ये सिर्फ इतने लिमिटेड रजिस्टर्स नहीं है, इसी 8 रजिस्टर्स की टोटल 3 कॉपीज और हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको बैंक्स कहा जाता है, जिसका मतलब टोटल हमारे पास 4 रजिस्टर बैंक हैं। हर रजिस्टर बैंक के अंदर 8 रजिस्टर्स हैं, जो कि R0 से R7 तक हैं। हम लोग इनमें से कोई भी रजिस्टर बैंक यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब हम लोग R0 R1 में कुछ भी मूव करते हैं तो वो बैंक 0 के अंदर जाता है, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से बैंक चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट बैंक फुली यूटिलाइज कर चुके हैं और हम लोग उनकी वैल्यूज को वेस्ट नहीं करना चाहते, उनको सेव करके रखना चाहते हैं, तो हम लोग अपने बैंक को चेंज कर लेंगे, बैंक को स्विच कर लेंगे और नेक्स्ट बैंक के अंदर रजिस्टर्स को यूज करना शुरू कर देंगे। तो टोटल 32 बाइट्स 8 रजिस्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। टोटल 4 बैंक्स बनते हैं। हर बैंक के अंदर R0 से R7 तक रजिस्टर हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोग जो भी वैल्यू रजिस्टर्स R0 से R7 में सेव करते हैं वो बैंक 0 में सेव होता है, लेकिन हम लोग इन बैंक्स को स्विच भी कर सकते हैं, ये प्रोग्रामेबल है। तो रैम लोकेशंस को नाम के साथ डील करना बहुत इजी है। जिस तरह हम लोग वेरिएबल्स के नाम रखते हैं, काउंट, सम, उसी तरह से ये कुछ रजिस्टर्स बेसिकली कुछ नाम हैं जिनके थ्रू हम लोग जो भी डाटा सेव कर रहे हैं या हम उस डाटा को राइट या रीड दोनों ऑपरेशन में यूज कर रहे हैं, हम लोग एक नाम के थ्रू यूज कर सकते हैं। R0 एक कन्वेंशन, R1, लेकिन हमें जब तक ये कन्वेंशन पता नहीं होगी हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर इन रजिस्टर्स को यूज नहीं कर सकते। तो जब 8051 को पावर अप किया जाता है, बाय डिफॉल्ट रजिस्टर बैंक 0 सेलेक्टेड होता है। यहां पर यह भी बात आई थी कि इन रजिस्टर बैंक में कुछ एरिया स्टैक के लिए भी डिफाइंड है। स्टैक बेसिकली क्या होती है? ये एक स्पेशल मेमोरी लोकेशन है, एक स्पेशल मेमोरी एरिया है जहां पर इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी तौर पे सेव किया जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन कोई एड्रेस हो सकती है, ये इंफॉर्मेशन कोई डाटा हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये मेमोरी एरिया होता है। हम लोग देखेंगे कि कभी कभी हम लोग इसको अगर प्रोग्राम में नहीं भी यूज कर रहे तो हमारी कुछ स्पेशल फीचर्स को यूज करने की वजह से ऑटोमेटिकली स्टैक को यूटिलाइज किया जा रहा होता है। स्टैक बेसिकली डील किया जाता है, स्टैक मेमोरी को हैंडल किया जाता है एक रजिस्टर के थ्रू, जिसको स्टैक पॉइंटर रजिस्टर कहते हैं। ये बेसिकली पॉइंट करता है, इसकी वैल्यू टोटल 8 बिट की है, 00 से FF तक, मतलब 0 से 255 तक कोई भी वैल्यू इसमें सेव की जा सकती है। जब 8051 को पावर अप किया जाता है, ऑन किया जाता है या रीसेट करते हैं,
तो स्टैक पॉइंटर के अंदर 07 वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू है 07, ये बेसिकली इंडिकेट कर रही है लास्ट लोकेशन दैट हैज बीन यूज्ड। मतलब अगर मैं कुछ स्टैक में सेव करूंगा तो वो 7 से ऑनवर्ड वाली लोकेशन मतलब 8 के ऊपर सेव करवाएगा। तो स्टैक पॉइंटर बेसिकली इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है लास्ट लोकेशन दैट हैज बीन यूज्ड बाय स्टैक। और अगर हम लोग कोई ऑपरेशन स्टैक में परफॉर्म करते हैं, कोई नई वैल्यू सेव करते हैं, तो वो 8th लोकेशन पे, फिर 9th लोकेशन पे और इसी तरह ऑनवर्ड लोकेशन के ऊपर सेव करवाया जाएगा। रैम लोकेशन 8, इसका मतलब वो फर्स्ट लोकेशन है जो कि स्टैक यूज करेगा जब भी स्टैक में कोई वैल्यू सेव की जाएगी। स्टैक में वैल्यू सेव कैसे की जा सकती है? स्टैक के अंदर स्टैक के साथ बेसिकली दो ऑपरेशन रिलेट करते हैं। एक ऑपरेशन को कहा जाता है पुश, जिसका मतलब है किसी डेटा को, किसी वैल्यू को स्टैक के अंदर सेव करना, स्टोर करना। जब भी स्टैक के अंदर कोई वैल्यू पुश की जाती है, सेव की जाती है, तो स्टैक पॉइंटर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब एक और वैल्यू यूटिलाइज हो गई रैम लोकेशन की। इसी तरह से पॉप ऑपरेशन लोड करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी स्टैक के अंदर से कोई वैल्यू रिट्रीव बैक कर ली जाएगी, कोई वैल्यू वापस लोड कर ली जाएगी, तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पॉप यूज किया जाता है। बेसिकली जब जब पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, स्टैक पॉइंटर में डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब वापस एक लोकेशन फ्री हो चुकी हुई है जो कि नेक्स्ट टाइम पुश के वक्त यूज की जा सकती है। तो 8051 के अंदर जब जब पुश का ऑपरेशन होगा, स्टैक पॉइंटर में 1 का इंक्रीमेंट आएगा, और जब जब पॉप का ऑपरेशन होगा, स्टैक पॉइंटर के अंदर 1 का डिक्रीमेंट आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन थी, टोटल हमारे पास इसका मतलब 4 रजिस्टर बैंक थे, जिनमें से रजिस्टर बैंक 1 मतलब 8th लोकेशन से ऑनवर्ड स्टैक को यूज किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें 20 से 2F वाला एरिया, जिसको हमने बिट एड्रेसेबल रैम कहा था, नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर बाइट्स की फॉर्म में डाटा को हैंडल कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी पोर्ट से डाटा उठाया जा रहा हो या रजिस्टर्स के साथ डाटा डील किया जा रहा हो। लेकिन काफी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर सिंगल बिट्स के साथ भी डील करना पड़ता है। तो एक यूनिक और पावरफुल फीचर 8051 हमें प्रोवाइड करता है, जिसको बिट एड्रेसेबिलिटी कहते हैं या सिंगल बिट ऑपरेशन कहते हैं। सिंगल बिट ऑपरेशन एक प्रोग्रामर को अलाउ करते हैं कि एक सिंगल बिट को सेट मतलब 1 किया जा सके, क्लियर मतलब 0 किया जा सके, इस सिंगल बिट को मूव किया जा सके और कॉम्प्लीमेंट लिया जा सके, इन्वर्ट किया जा सके किसी एक सिंगल बिट, किसी पोर्ट की, किसी मेमोरी की, किसी रजिस्टर की, जो भी बिट एड्रेसेबल है। तो अगर हम लोग रैम की बात करें, जैसा कि हमने पहले देखा था, दोबारा से देखते हैं। 20 से 2F टोटल 16 बाइट्स की लोकेशन बनती है। अगर हम इन बाइट्स को बिट में कन्वर्ट करें तो 16 into 8 टोटल 128 बिट्स बनती हैं इन 16 बाइट्स के अंदर। तो अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 20 से 2F तक की लोकेशन, 20 1 बाइट है टोटल 8 बिट की, 21 8 बिट का डाटा है, 22 8 बिट का डाटा है, ये सब लोकेशन 8 बिट की है। लेकिन इन लोकेशन के अंदर फर्दर हर सिंगल बिट को भी एक एड्रेस दे दिया गया है। फॉर एग्जांपल 20 बाइट के अंदर 00th एक बिट लोकेशन भी है। इसी तरह से 20 आप एक और पॉइंट पर देख सकते हो यहां पर, लेकिन जब भी हम लोग एक सिंगल बिट का 20 यूज करेंगे तो इसका मतलब 24th बाइट के अंदर पहली वाली बिट की बात की जा रही है। तो बेसिकली टोटल 16 बाइट के अंदर जितनी भी बिट्स हैं उनको भी कुछ नंबरिंग, कुछ एड्रेस दे दिए गए हैं, ताकि इन एड्रेसेस के थ्रू इन लोकेशंस को एक्सेस किया जा सके, इन लोकेशंस के ऊपर डाटा को सेव किया जा सके। तो रैम के अंदर जो 20 लोकेशन है, इसमें 0 से 7th वाली बिट जो है वो सेफ है। अगर हम लोग 0th बिट पे कुछ शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब 20th लोकेशन के अंदर पहली बिट के ऊपर डाटा को सेव या जो भी टास्क परफॉर्म किया जा रहा है वो फर्स्ट बिट के साथ डील कर रहा है। इसी तरह अगर लास्ट बाइट के अंदर हम लोग किसी वैल्यू को डील कर रहे हैं तो उसके अंदर 7 8 से लेके 7F वाली बिट्स मौजूद हैं, आखिर की 8 बिट्स। इसके बाद जो हमारे पास मेमोरी एरिया था वो स्क्रैच पैड मेमोरी थी 30 से 7F तक। तो नॉर्मली एक माइक्रो कंट्रोलर 8051 के अंदर R0 से R7 को बैंक 0 के लिए यूज किया जाता है, मतलब
अपने नॉर्मल कॉमन रजिस्टर्स के लिए, और इन्हीं के थ्रू सारी अर्थमेटिक और कैलकुलेशंस भी परफॉर्म की जाती हैं। इसके बाद 8 से लेके 1F तक का मतलब जो नेक्स्ट 3 रजिस्टर बैंक हैं, अगर वो हमें ज़रूरत ना हो प्रोग्राम के अंदर तो उनको सिर्फ स्टैक के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि जब भी कोई स्टैक में सेव किया जाए वो रजिस्टर बैंक्स के साथ कन्फ्लिक्ट ना करे। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ बैंक 0 यूज़ कर लेंगे अगर हमें नेक्स्ट बैंक्स की ज़रूरत नहीं है, और नेक्स्ट बैंक्स को, नेक्स्ट 3 बैंक्स को 808 से लेके 1F तक स्टैक की यूजेज के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद 20 से 2F वाला एरिया आपके पास बिट एड्रेसेबल मेमोरी थी, और 30 से 7F वाली अगर हमें और मेमोरी लोकेशन चाहिए और रजिस्टर्स चाहिए तो ये वो रैम लोकेशन है जिनमें हम लोग अपने वेरिएबल्स 8 बिट के सेव कर सकते हैं, अपने डाटा को सेव करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास सब मेमोरी लोकेशंस थी। टोटल ओवरऑल रैम की मैपिंग थी 8051 के अंदर। अब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स का इस लेक्चर के स्टार्ट में कुछ बात आई थी, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ कॉमन रजिस्टर्स नजर आ रहे हैं। ये वही 00 से लेके 7F तक की मेमोरी लोकेशन है जिन पे अभी तक हम लोगों ने बात की। 00 से 07 तक पहली 8 लोकेशन बैंक 0 की हैं। 08 से 0F तक बैंक 1 स्टार्ट हो जाता है जो कि नॉर्मली स्टैक के लिए यूज किया जाता है। अगले तीनों बैंक के अंदर R0 से R7 तक रजिस्टर्स हैं, लेकिन अगर इनकी जरूरत ना हो तो इनको सिर्फ स्टैक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। 20 से 2F तक हमारे पास बिट एड्रेसेबल वैल्यूज हैं। हमें अगर सिंगल बिट्स के साथ डील करना है तो हम इन मेमोरी लोकेशन को यूज करते हैं, और 30 से 7F तक जनरल पर्पस रजिस्टर्स की लोकेशन है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 8051 की डिफरेंट वर्जन्स के अंदर जिस वक्त 128 बाइट की मेमोरी कही जा रही है तो ये सिर्फ 128 बाइट की मेमोरी नहीं है, इसके अलावा 128 बाइट और एग्जिस्ट करती हैं जो कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं 80 से FF तक ये मेमोरी लोकेशन है। इनके अंदर अगर हम लोग पोर्ट 0 के साथ डील करना चाह रहे हैं तो बेसिकली वो रैम की 80 लोकेशन है। स्टैक पॉइंटर जिस पे अभी हम लोगों ने पहले बात की थी, ये 81 लोकेशन के ऊपर लिंक किया गया हुआ है और फिक्स्ड है। इसी तरह अगर हम लोग अक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू सेव कर रहे हैं तो ये E0 लोकेशन के ऊपर होता है। इसी तरह पोर्ट 1 के लिए हमारे पास 90 लोकेशन है। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, आपके पास टाइमर रिलेटेड, सीरियल रिलेटेड और पोर्ट रिलेटेड जितने भी रजिस्टर्स हैं ये सब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कहलाते हैं, और ये इन फर्स्ट 128 बाइट के बाद नेक्स्ट 128 बाइट की लोकेशंस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो यहां पर हम लोग डिटेल में देख सकते हैं ये सारे के सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं जो कि 8051 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें ग्रीन में जो हाईलाइटेड किए गए हैं ये बिट एड्रेसेबल रजिस्टर है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पोर्ट्स की बात करें तो हम देख सकते हैं इस ग्रीन एरिया में पोर्ट्स भी आ रही हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। 8051 के अंदर टोटल 4 पोर्ट्स हैं जो कि 8 बिट्स की हैं और ये बिट एड्रेसेबल हैं। इसका मतलब हम पूरी पोर्ट से भी वैल्यू उठा सकते हैं 8 बिट की वैल्यू रीड भी की जा सकती है, राइट भी की जा सकती है, और अगर हम लोग पोर्ट की एक सिंगल पिन के साथ डील करना चाह रहे हैं तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि ये आपके पास बिट एड्रेसेबल रजिस्टर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जिस तरह से आपके पास रैम बिट एड्रेसेबल है उसी तरह SFR रजिस्टर पोर्ट्स भी क्योंकि SFR के अंदर आ रही होती हैं। SFR आपके पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी बिट एड्रेसेबल हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर टोटल 4 पोर्ट्स हैं, पोर्ट 0 से पोर्ट 3, जिनके थ्रू हम लोग अपनी इनपुट लेंगे, आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। LCD, कीपैड, सारा कुछ जो इंटरफेस किया जाएगा वो इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू किया जाएगा। P0, P1, P2, P3 के थ्रू। ये पोर्ट 8 बिट की फॉर्म में भी डील की जा सकती हैं। मतलब अगर मैं P0 लिखूं तो इसका मतलब मैं पूरी 8 बिट की पोर्ट की बात कर रहा हूं, और अगर मैं इनकी सिंगल लोकेशंस को यूज कर रहा हूं तो मुझे जो कन्वेंशन यूज करनी पड़ेगी वो पोर्ट 0.0, 0.1, 0.2, 0.7 तक 8 बिट तक मैं इनकी किसी भी सिंगल लोकेशन को भी इन्वर्ट कर सकता हूं, सेट कर सकता हूं, क्लियर कर सकता हूं, या उस पर कंडीशन भी चेक कर सकता हूं। तो हम लोग पूरी बाइट की बात कर रहे हैं या सिंगल बिट की बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा
हम लोग किस इंस्ट्रक्शन के अंदर इनको यूज कर रहे हैं, ये साथ साथ हमें क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे 8051 के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। तो आज का पार्ट यहीं तक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग असेंबली लैंग्वेज देखेंगे कि 8051 के अंदर किस तरह से प्रोग्राम लिखा जा सकता है और डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।